हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेसेल्सन एंड स्टाहिल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन एंड स्टाहिल एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डीएनए के बारे में कोई उसके 3 मॉडल्स पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो आप तमाम को क्लियर हो चुकी है कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। उसके ऊपर आपने पढ़ा था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके अलावा एवरी मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी ने किए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था कैश, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए वाकई ही एक हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन एक चीज़ है, अब डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल वरासती मादा तो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी बॉडी से जब डीएनए हमारी बॉडी में आएगा तो उनकी बॉडी में पहले उनकी कॉपीज बनेंगी, फिर एक कॉपी हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी और एक कॉपी उनकी बॉडी में मौजूद रहेगी, क्योंकि उनकी बॉडी में भी तो फंक्शन होने हैं ना। ये तो नहीं होता कि पेरेंट्स की बॉडी से सारा डीएनए हमारी बॉडी में आ जाए, ऐसा तो नहीं है। जो उनकी बॉडी में डीएनए होता है उसकी पहले कॉपीज बनती हैं, वो कॉपीज में से एक कॉपी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और एक कॉपी उनकी बॉडी के अंदर रहती है। ठीक है जी। अब ये जो डीएनए की कॉपी बनने का प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। समझ आ गई है? क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशंस। तो जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो मैं यहां पे ना, सब बच्चे जरा गौर से सुने, ये मेरे पास डीएनए है और डीएनए है डबल स्ट्रैंड। हर बच्चे को डीएनए के बारे में पता चल गया है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड कैसे है, उसकी क्या वजह है, उसके पीछे क्या सारा स्ट्रक्चर्स मैंने बता चुका हूं। मैं रोजलिंड फ्रैंकलिन को है, उसके बाद फ्रेडरिक मिस्चर्स है, पे11 है, एरविन चारगैफ है, वाटसन एंड क्रिक है। वो जितने भी साइंटिस्ट हैं मैं तमाम के तमाम आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये मेरे पास डीएनए है। इस डीएनए से जब ये डीएनए ने ट्रांसफर होना है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी बनती हैं 2 कॉपीज। इसने बना दी अपनी एक कॉपी। अब मेरे पास टोटल कितने डीएनए हो गए? 2। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये जो डीएनए की कॉपी बनी है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये कॉपी कैसे बनती है, इस कॉपी के बनाने का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में 3 मॉडल हैं। उन 3 मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक देता हूं जी आईडी कार्ड। मैं कहता हूं जाओ बाजार में इसकी कॉपी करवा के लाए। या तो आप डायरेक्ट फोटोस्टेट मशीन वाले के पास जाओगे, उसको कहोगे यार इसकी कॉपी कर दो, वो आपको कॉपी कर देगा। आप एक तो तरीका हो गया आपके पास, ये फोटोस्टेट मशीन के जरिए आपने कॉपी करवाई। अगर ऐसे नहीं तो आप क्या करेंगे, मोबाइल से उसकी पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर बना के उसको व्हाट्सअप करेंगे और उसको कहेंगे कि इसका प्रिंटर निकाल दो। इसका मतलब आपने दूसरी कॉपी व्हाट्सअप के जरिए बनवाई। या फिर आप क्या करेंगे, आप बाजार में जाएंगे, उसको कहेंगे इसको स्कैनिंग कर दो, स्कैनर के जरिए स्कैन किया, स्कैन करके वो प्रिंटर से उसकी कॉपी निकाल देगा। देखें, आपने आईडी कार्ड की कॉपीज बनाई हैं, लेकिन आपने एंगल डिफरेंट है, वे डिफरेंट है। ठीक है, अब कौन सा वे ठीक है, एग्जैक्ट है, वो सेम हमने इसी तरह डीएनए के अंदर देखना है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की कॉपीज बनती है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा जी डीएनए की कॉपी ऐसे बनती है, कुछ ने कहा जी नहीं ऐसे बनती है, कुछ ने कहा नहीं ऐसे बनती है। तो ये जो डीएनए की कॉपीज है, हम देखेंगे कि वो बनती कैसे है। पहला मॉडल है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव भी कहते हैं और सेमी कंजर्वेटिव भी कहते हैं। वैसे बहुत से बायोलॉजिस्ट जो हैं इसको कंजर्वेटिव भी बोलते हैं, मैं मोस्टली इसको कंजर्वेटिव प्रोनाउंस करता हूं, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोल रहे हैं। पहला मॉडल हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नेम था वाटसन और दूसरे का नेम था क्रिक। दोनों ने ये मॉडल दिया, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये मॉडल क्या है, तमाम बच्चे इस मॉडल को पहले देखें कि ये मॉडल उन्होंने क्या पेश किया। स्टूडेंट, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है,
तो जब उससे कॉपी बनेगी ना, उसके दोनों स्ट्रैंड अनजिप होंगे, ओपन अप होंगे। ले जी, मैंने दोनों स्ट्रैंड जो है ये कर दिए ओपन अप, और जब ये दोनों स्ट्रैंड ओपन अप होते हैं तो फिर इनके ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है जिसको हम बोलते हैं डॉटर स्ट्रैंड। ले, एक मेरे पास ये स्ट्रैंड बन गया और एक ये बन गया। इस मॉडल को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। के सेमी आपको पता है इन बिटवीन, मतलब कि दोनों स्ट्रैंड ओपन अप हुए और ओपन अप होने के बाद उन्होंने अपने ऊपर एक डॉटर स्ट्रैंड बना लिया। अब ये दो स्ट्रैंड है सेल के अंदर, एक जो है आगे पेरेंट में ट्रांसफर हो जाएगा और एक जो है आगे बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा और एक जो है वो पेरेंट की बॉडी में मौजूद रहेगा। इस मॉडल को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी के बाद हम चलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल की तरफ। ये जो कंजर्वेटिव मॉडल है ये क्या है? ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है इन साइंटिस्ट के मुताबिक, तो ये क्या करेगा, ये ओपन अप नहीं होगा, ये ऐसे ही अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना लेगा। ठीक है, ऐसे। अब ये कितनी कॉपी बनी है? दो। पहले में दोनों स्ट्रैंड अनजिप हुए, ओपन अप हुए और उन्होंने अपने ऊपर जो है वो डॉटर स्ट्रैंड बनाए। इसमें क्या होता है कंजर्वेटिव में कि ये दोनों स्ट्रैंड इंटैक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी कॉपी जुड़ के ही बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव स्ट्रैंड। उसके बाद है डिस्पर्सिव स्ट्रैंड। ठीक है, आप डिस्पर्सिव को देखें तो डिस्पर्सिव के मुताबिक क्या है कि मेरे पास ना फॉर एग्जांपल ये एक रहा स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सेंटर से ब्रेक हो जाता है, ये दो पीस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। अब ये क्या होगा कि ये भी अपने आगे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करके स्ट्रैंड बना लेगा और ये भी अपने आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करके स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है जी, देखें जी हमारे पास अब ये कितने स्ट्रैंड बन गए हैं? दो। एक जो है वो पेरेंट के अंदर रहेगा, एक आगे डॉटर के अंदर, सन्स हो या डॉटर हो, चिल्ड्रंस के अंदर एक ट्रांसफर हो जाएगा। तो तीनों ही आपके पास मॉडल्स आ गए डीएनए रेप्लिकेशंस के। हमारा एक टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशंस, ये जो मेसेल्सन एंड स्टाहिल एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करना है कल। तो पहले आप उस टॉपिक के लिए मेंटली प्रिपेयर हों कि आपने उस टॉपिक में जाके पढ़ना कैसे है, स्ट्रैंड बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपके 3 मॉडल्स क्लियर होने चाहिए कि ये मॉडल्स क्या हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे रेफर करूँ, मैं बहुत सी वर्डिंग जब रीड कर रहा हूँ आपकी बुक्स में तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके मीनिंग ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको चाहिए कि वो जो जब भी आप लेक्चर लें, लेक्चर के बाद जब लेक्चर मेमोराइज करें, जब आप बुक की रीडिंग करें ना, तो रीडिंग के वक्त आप साथ गूगल डिक्शनरी वगैरह ओपन कर लें ताकि उधर से वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता जाए और आपको पूरा टॉपिक जो है वो साथ ही प्रेप हो जाए। अंडरस्टैंड जी। 3 मॉडल मैंने बता दिए। तीनों मॉडल के बाद ना इन लोगों ने इसके ऊपर बहस कर दी। कुछ कहते हैं जी सेमी कंजर्वेटिव ठीक है, कुछ कहते हैं डिस्पर्सिव ठीक है, कुछ कहते हैं जी कंजर्वेटिव ठीक है। तो इसके ऊपर ना 2 साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन एंड स्टाहिल। 1958 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में उन्होंने वर्क किया। अक्सर जब स्टूडेंट के साथ मैं ये डिस्कस करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि दुनिया में मोस्टली बल्कि 90% मोलेकुलर बायोलॉजी पे जो रिसर्च हो रही है वो ज़्यादातर कैलिफोर्निया में होती है। ज़्यादा जो मैंने अभी तक रीड किया है मेरे नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि आप कोई भी मोलेकुलर बायोलॉजी की जितनी भी एडवांस रिसर्च को देखें वहाँ पे वो कैलिफोर्निया का वर्ड ज़रूर होगा। कैलिफोर्निया बेसिकली जो है ये अमेरिका की एक स्टेट है, तो वहाँ पे ये काफ़ी मोलेकुलर बायोलॉजी पे रिसर्च हो रही है। 1958 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के अंदर ये दोनों साइंटिस्ट जो है प्रूव करते हैं कि कौन सा मॉडल ठीक है। 2-3 MCQs होंगे आपके इंटर टेस्ट के हवाले से, मैं आपको साथ शेयर करूंगा। आपने वो सुनने हैं और सोचने हैं कि क्या इससे पहले आपकी सोच में आए या नहीं, या जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको ये टॉपिक सारा तैयार करना है, MCQs वगैरह उनको फाइनल के लिए प्रेप करने हैं। तो देखें भाई,
मेसेल्सन एंड स्टाहेल ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उनको क्या क्या चाहिए थे? उन्होंने लिया बैक्टीरिया, नंबर 1। बैक्टीरिया के साथ उनको चाहिए थी आर्टिफिशियल मीडिया जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसके अलावा सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसके बाद पैटी डिश के बाद टेस्ट ट्यूब्स। ये सारी चीज़ें उनको चाहिए थी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और इसके साथ कंप्यूटर्स, क्योंकि आज जितने भी मोलेकुलर बायोलॉजी पूरी वर्ल्ड में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सारे कंप्यूटर डिटेक्टर्स हैं। कंप्यूटर के ज़रिए जो हैं, रोबोटिक हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, आपने डाटा सैंपल इनपुट करना है, सारी आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे। बल्कि आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखें भाई, ये ना मेरे पास एक बैक्टीरिया है। आप कोई भी एस्क्रीशिया कोलाई फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें जी, इकोलाई है जी, इकोलाई बैक्टीरिया है और ये मैंने लिया है नेचर से। मतलब कि कोई भी सैंपल मैंने लिया, सॉइल का सैंपल लिया या वाटर वगैरह का, वहां से मैंने ये निकाल लिया। इसका जो डीएनए है ना, उस डीएनए के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब वो डीएनए के अंदर जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड में 3 सब यूनिट हैं और उनमें से एक सब यूनिट को हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है जी, एक यूनिट को हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। इसका मतलब यह है कि अगर उसका नेम नाइट्रोजिनस बेसिस है तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल की बेस देख लें, उनमें नाइट्रोजन एटम मौजूद होता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, देखें भाई, जब भी आप इसको देख लें, ये जो हमारे पास है बैक्टीरिया, इसके अंदर ये डीएनए है। इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन होगी वो होगी N14। मतलब इसके अंदर जितना भी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उसमें N होगी 14। क्योंकि नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है N14 और दूसरा है N15। दोनों का एटॉमिक नंबर 77 है। मेरी बॉडी का अगर आप कोई सेल लें या मैं आपकी बॉडी का कोई सेल लूं, लेने के बाद आप उसके अंदर से डीएनए को निकाल लें, निकालने के बाद उसकी स्टडी करें, उसके नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर जो नाइट्रोजन होगी वो N14 है। क्योंकि आप नेचर से जो खुराक ले रहे हैं, नेचर से आप जितनी भी चीज़ें लेते हैं वो N14 हैं। क्योंकि N15 तो बहुत रेयर है, बहुत स्मॉल अमाउंट में है, वो आपकी खुराक के अंदर मौजूद नहीं है, वो आप खाते नहीं हैं, इसलिए वो नाइट्रोजन आपकी बॉडी में भी मौजूद नहीं है। समझ आ गई है? लेकिन जी, ये जो बैक्टीरिया था ना, मैंने यहाँ पे मैनी सैंपल्स लिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी आप माइक्रोब्स पे स्टडी करते हैं तो आप जस्ट एक बैक्टीरिया नहीं लेते, आप 1000 की तादाद में लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत से बैक्टीरिया लिए, लेने के बाद कुछ से मैंने डीएनए निकाल लिया और कुछ से मैंने क्या निकाला? डीएनए। और कुछ को मैंने ग्रो करवा दिया आर्टिफिशियल मीडिया में, जिसको हम MS मीडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? MS मीडिया। तो MS मीडिया में मैंने जितनी भी खुराक दी ना इसको, फूड, वो सारी की सारी के अंदर नाइट्रोजन 15 था। समझ आ गई है? आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर जब मैंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया तो उसके अंदर N14 नहीं था, उसके अंदर N15 था। और जो मैंने नेचर से बैक्टीरिया लिए थे, काबिल गौर बात है जी, जो मैंने नेचर से बैक्टीरिया लिए थे उन तमाम के अंदर N14 था या 15 था? N14 था। अंडरस्टैंड? जब मैंने ये बैक्टीरिया लिए, इनको मैंने ग्रो करवा दिया एक आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर, और उस मीडिया के अंदर सारी की सारी फूड जो है वो N15 में है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि कुछ का मैंने डीएनए निकाल लिया था। लेकिन जी, जिसका मैंने डीएनए निकाला, ये डीएनए है, ये मैंने निकाला था जो नेचर से बैक्टीरिया लिए। इस डीएनए को मैंने डाला एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो टेस्ट ट्यूब के अंदर दूसरी चीज थी सॉल्यूशन सीजियम क्लोराइड।
कौन सा सोल्यूशन था इसके अंदर? सीजियम क्लोराइड। ये जो सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन था उसके अंदर मैंने डीएनए डाल दिया। डालने के बाद मैंने उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसको रोटेट किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। जब मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन था सीजियम क्लोराइड और तीसरी चीज थी डीएनए। जब सीजियम क्लोराइड की सेपरेशन हुई, मीन के क्लोराइड और सीजियम जो है उनकी सेपरेशन हुई, साथ डीएनए, तो सीजियम जो है वो एक हैवी एटम था, वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गया। जब वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गया तो साथ वो डीएनए को भी लेके नीचे बैठना शुरू हो गया। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आई कि जिस पे जाके डीएनए जो है स्टैटिक हो गया, और वो स्टेज ये है जिस जगह पे डीएनए हो गया जी स्टैटिक। ठीक है जी, आगे देखें, ये मेरे पास जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने बैक्टीरिया ग्रो करवाए थे वो सारे के सारे बैक्टीरिया N14 वाले थे। यहां पे मैंने जी ग्रो करवाए कोई 1 मंथ, फॉर एग्जांपल 1 मंथ। स्टूडेंट, एक बैक्टीरिया की लाइफ बहुत छोटी है, क्योंकि आपको पता है आफ्टर 20 मिनट बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है। मेरी बात को गौर से सुनना है, कितने मिनट बाद? 20। और आपने फर्स्ट ईयर में 6 चैप्टर में रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ये पढ़ा था कि इसके 4 फेज हैं। समझ आ रही है? कौन कौन सा था? लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ एंड डिक्लाइन फेज। पहले ये ग्रो नहीं करते, जिसको एक्लिमेशन फेज भी कहते हैं, फिर सडनली ग्रो करते हैं, फिर स्टैटिक हो जाते हैं, फिर यकदम इसका ग्राफ गिर जाता है। इसका मतलब है बैक्टीरिया की लाइफ बहुत छोटी है। मैंने जब 1 माह तक यहाँ पे ग्रो करवाए ना, जो मैंने नेचर से N14 वाले लिए थे बैक्टीरिया, वो सारे के सारे मर खप गए हुए थे। हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई हुई थी, जब हमने उनको स्टडी किया तो उनके अंदर डीएनए में सब के अंदर नाइट्रोजन 15 थी। कोई ऐसा बैक्टीरिया हमने नहीं देखा कि जिसके अंदर नाइट्रोजन 14 थी। सब के अंदर क्या थी? नाइट्रोजन 15 थी। सुने जी, मैंने इधर से बैक्टीरिया उठाए जिनके अंदर नाइट्रोजन 15 थी, उठा के मैंने उनको रखा एक नेक्स्ट मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में, जिसके अंदर खुराक थी N14, और कितने मिनट के लिए रखा? 0 मिनट के लिए। यहां पे मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने 0 मिनट के लिए रखा है, क्या इन बैक्टीरिया को यहां पे आकर डिवीजन का मौका मिला है? नो, क्योंकि ये वाले N15 वाले बैक्टीरिया यहां पे आए, इनको डिवीजन के लिए मिनिमम 20 मिनट चाहिए थे, लेकिन मैंने तो इनको दिया 0 मिनट। मैंने इधर से उठा के इसके अंदर डिप किए 0 मिनट के लिए, साथ ही आगे लिया और इन बैक्टीरिया से निकाल लिया डीएनए को टेस्ट ट्यूब में रखा, बीच में सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की। करने के बाद मैंने इधर देखा तो उसका डीएनए नीचे सेटल डाउन हो चुका है। क्या हो चुका है? नीचे। यहां पे फिर हमें एक चीज थोड़ी सी अभी समझ आ गई है, मेरे ख्याल में आपको भी आ गई होगी, कि ये जो डीएनए है ये जरा थोड़ा सा लाइट वेट है और ये हैवी वेट है। ये लाइट वेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर N14 है, क्योंकि ये बाहर से हमने नेचर से उठा के इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज किया था। ये जो है ये हमने इधर से उठाया है, इसको हमने डिवीजन का मौका ही नहीं दिया, तो इसलिए इसमें N15 है। 2 एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड की समझ आ गई है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या होता है? यहां से इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर से पैट्री डिश से बैक्टीरिया उठाया जाता है N15 वाले मीडियम से, और उसको रखा जाता है 20 मिनट के लिए N14 वाले मीडियम में। जब N14 वाले मीडियम में 20 मिनट के लिए रखा जाता है, तो रखने के बाद मुझे ये बताएं कि क्या उसको डिवीजन का मौका मिला है? यस। कितनी दफा? 1 दफा, क्योंकि 20 मिनट के बाद आपने उठा लिया तो उसने 1 दफा डिवीजन का मौका मिला। अगर नेक्स्ट 20 मिनट के लिए रखते तो फिर उसको दोबारा डिवीजन का मौका मिलना था, लेकिन जस्ट आपने 1 दफा डिवीजन का टाइम दिया। उसको देने के बाद आपने निकाल के उसके टेस्ट ट्यूब, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन के जरिए, सेंट्रीफ्यूज किया। करने के बाद देखा कि वो सेंटर में आ गया है। किसके अंदर आया? सेंटर में। ना वो ऊपर है ना वो नीचे सेटल डाउन हुआ बॉटम पे, बल्कि वो सेंटर में है। तो इसका मतलब है ये हाइब्रिड स्ट्रैंड बना है। इसमें एक स्ट्रैंड 14 वाला है और एक स्ट्रैंड 15 वाला है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा मॉडल फिर ठीक हुआ? तमाम स्टूडेंट कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, लेकिन स्टूडेंट अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा मॉडल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिस्पर्सिव मॉडल था, उन्होंने ये कहा था
कि डीएनए जो है ऐसे है, सेंटर से टूटेगा, टूटने के बाद फॉर एग्जांपल जो मैंने यहां से टेस्ट ट्यूब से डीएनए उठाया था वो ऐसे, उसमें सारे 15 थे, टूटने के बाद 2 स्ट्रैंड बने, इनके आगे जो नई न्यूक्लियोटाइड ऐड हुई वो भी 14 वाली, इसके आगे भी 14 वाली, तो ये भी ऐसे भी तो हाइब्रिड स्ट्रैंड बन सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्पर्सिव मॉडल। तो इसलिए ये डिस्पर्सिव मॉडल को भी प्रूव कर रहा है कि शायद हाइब्रिड इसमें बनाओ, क्योंकि मैंने शो भी किया है कि एक ग्रीन है और आगे उसके नया कलर बनता है। फिर हमने दोबारा क्या किया कि इधर से वही बैक्टीरिया N15 वाले उठाए, उनको नेक्स्ट N14 वाले मीडियम में रखा, कितने मिनट के लिए? 40 मिनट के लिए। अब मुझे ये बताएं कि आपको यहां पे बैक्टीरिया को डिवीजन के लिए कितना टाइम दिया आपने? 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम। एक्सपेरिमेंट नंबर, जब हम 20 मिनट में बैक्टीरिया को डिप किया था तो कितनी दफा डिवीजन का मौका दिया था? 1 टाइम। ये सारे एमसीक्यू ज़हन में रखने हैं आपने कि आपने कब कितना टाइम दिया और कैसे दिया और बैक्टीरिया डिवाइड किए, रिजल्ट क्या आया। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैं पेपर बना के एमसीक्यू पूछूं कि इन केस ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाहेल एक्सपेरिमेंट व्हेन वी गिव 20 मिनट्स फॉर एनी बैक्टीरिया टू डिवाइड, जब हमने उनको डिवीजन के लिए 20 मिनट्स दिए तो उसके बाद कौन सा मॉडल प्रूव हुआ? तो नीचे हो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, फोर्थ हो बी एंड सी, तो आप बी एंड सी को टिक करेंगे क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को भी ये प्रूव कर रहा है और ये डिस्पर्सिव मॉडल को भी प्रूव कर रहा है, क्योंकि डिस्पर्सिव वालों ने भी ये कहा था कि हाइब्रिड बनता है उसके अंदर। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट जो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को क्लियर कट कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, ये देखें। मैंने यहां से N15 को उठाया, इसके अंदर रखा, मैंने 20 मिनट के लिए टाइम दिया उसको, सॉरी 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के लिए मैंने टाइम दे के आगे ले गया। आगे जब लेके गया तो उन बैक्टीरिया से मैंने डीएनए निकालने के बाद सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला, उनकी सेंट्रीफ्यूगेशंस की। जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन की ना, कुछ स्ट्रैंड उसमें हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड मीन के उसमें N14 और N15 के स्ट्रैंड हैं, और कुछ हैं जिसमें जस्ट N14 है। ये पॉइंट मैं असल में आपको समझाना चाह रहा हूं। जिस बच्चे को ये पॉइंट समझ आ गया ना, उसको ये सारे टॉपिक ही समझ आ गया। देखें भाई कैसे, सुने भाई सुने। मेरे पास जब ऊपर से मैं डीएनए लेके आया था तो दोनों स्ट्रैंड उसके N15 वाले थे, ये भी 15 वाला था, ये भी 15 वाला था। जब मैंने इसमें डिप किया तो क्या हुआ कि ये स्ट्रैंड ओपन अप हुए दोनों ही। इसके ऊपर ये ग्रीन से मैं जी N14 को शो कर रहा हूं, ये बन गया, और इससे N14 बन गया। ये पहले 20 मिनट का रिजल्ट है। अगले 20 मिनट में जब दोबारा मैं इनको मौका दिया तो ये स्ट्रैंड ओपन अप हुए और साथ ये वाला ओपन अप हुआ, ग्रीन वाला। अब मुझे ये बताएं, रेड के ऊपर भी ग्रीन ही ऐड होना है और ग्रीन के ऊपर भी ग्रीन, क्योंकि ग्रीन यहां पे मैंने N14 को शो कर रहा हूं, इस पे भी ग्रीन, इस पे भी ग्रीन। अब बताएं, एक हाइब्रिड बन गया और एक प्योर 14 बन गया, ठीक है। जब ये प्योर 14 बना है ना, तो तब वो हमारा जो डिस्पर्सिव मॉडल है वो गलत हो गया, क्योंकि डिस्पर्सिव मॉडल में तो ये था कि सेंटर से ये टूटेगा, इसके ऊपर भी ऐसे बनेगा स्ट्रैंड, इसके ऊपर भी, तो इसके मुताबिक हर दफा ही हाइब्रिड स्ट्रैंड आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो प्योर 14 आ चुका है। इसलिए हमारे पास फिर कौन सा मॉडल ठीक होगा? कौन सा मॉडल ठीक हुआ? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो एक चीज एमसीक्यूज नंबर 1 कि हमारे पास जब डीएनए फ्री फ्लोटिंग टॉप पे करता है तो वो कौन सा उसके अंदर स्ट्रैंड N14 वाला, जब बॉटम पे सेटल डाउन होता है तो 15 वाला, जब सेंटर में होता है तो हाइब्रिड, और फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट, सेंटर वाला एक्सपेरिमेंट जो है थर्ड वाला, एक तो ये प्रूव करता है सेमी कंजर्वेटिव को और दूसरा डिस्पर्सिव को। लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट डिस्पर्सिव को रंग साबित करता है, कंजर्वेटिव को भी रंग कर देता है। सब सिर्फ किसको प्रूव करता है? सेमी कंजर्वेटिव को। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और है, आपकी बुक में ये जो मेसेल्सन एंड स्टाहेल एक्सपेरिमेंट है वो ये बना होगा। असल में बात इस तरह है कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये डीएनए यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, ये हमें आम आंख से नजर ही नहीं आते, क्योंकि डीएनए तो बहुत स्मॉल साइज का है। इसको देखने के लिए कंप्यूटर डिटेक्टर्स हैं। ये सारा ही एक्सपेरिमेंट रोबोटिक है। ये दिखाया गया है, ये पीक है। अक्सर आपने देखा जब ईसीजी करते हैं उसमें क्या होता है कि आपके हार्ट ऐसे पीक देते हैं। ये जो पहला रिजल्ट था हमारे पास N14 था। इसको अगर आप देखें
तो मेरे पास ये सबसे पहले N14 है, ये नीचे बैठा हुआ है, देखें इसको, ये नीचे है, तो हमारे पास पीक N14 की आ रही है। अगला स्ट्रैंड देखें, ये जो इस वाला रीजन है इसको आपने बोलना है बॉटम, ये बॉटम है, ठीक है। बॉटम से ये स्ट्रैंड जो है सॉरी हमारे पास क्या है कि 3 मैंने बताने हैं, एक ये है, ये N14 है। N14 जो है सबसे टॉप पे है, बॉटम इधर से बोलना है, N14 सबसे टॉप पे है, ऊपर है। N14 के नीचे कौन सा है, हाइब्रिड, और हाइब्रिड से नीचे कौन सा है जो आपके पास आया था इधर, ये हाइब्रिड भी आया था और हाइब्रिड के साथ N14 भी आया था। तो इस तरह हमारे पास जो है यहाँ पे 2 पीक आती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे बच्चे इस तरह आपने देखना है कि हमारे पास जो है एक में जस्ट N14 है, टॉप पे एक पीक आई, अगले में हाइब्रिड है, स्ट्रैंड सेंटर में आ गया, और नेक्स्ट जो है उसमें 2 पीक हैं, एक 14 की है ये वाली, और 14 सबसे आगे, इसको मैंने गलती से 14 लिख दिया था, 15 का, ठीक है, और ये सबसे आगे, और ये नीचे इसके हाइब्रिड, ठीक है। अगर आप इधर से इधर बॉटम कहें तो सबसे नीचे कौन सा है, 15 के आगे हाइब्रिड, हाइब्रिड के आगे हाइब्रिड, और हाइब्रिड के टॉप पे 14 है, ठीक है। असल में 14 था तो उसकी वजह से वो मुझे कन्फ्यूजन हुई। तो इस तरह ये पीक बनती है, और पीक को जो है वो कंप्यूटर के जरिए देखा जाता है। और ये सारे का सारा आपका आज का टॉपिक था, जिसको हम बोलते हैं मिसेल्सन एंड स्टाहिल एक्सपेरिमेंट और DNA रेप्लिकेशन मॉडल्स। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा DNA रेप्लिकेशंस। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।